हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, लेसन 8 पाश्चात्य शैक्षिक विचारक। इसमें हम देखेंगे रूसो को, प्लेटो को और फ्राबेल को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेटो प्लेटो जो है महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री। प्लेटो का जन्म 727 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का नाम जो है एरिंदोन था। प्लेटो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि और सृजनशील, मतलब किसी भी चीज को वह जो है करके सीखते थे। किसी भी चीज को वह तोड़ते थे फिर बनाते थे, तो इसको ही जो है सृजनशील बालक कहते हैं। साहित्य में भी उनकी गहन रुचि थी। और आगे देखें तो 20 वर्ष की आयु में वे सुकरात के संपर्क में आए और 8 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किए। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को प्राणदंड दिए जाने से प्लेटो को गहरा आघात हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और लंबी यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों में भ्रमण किए, अध्ययन किए और लेखन किए। इसके बाद वे 367 ईसा पूर्व में अपने देश लौटे और अपनी मृत्यु तक एक एकेडमी की स्थापना की थी और उसी एकेडमी में इन्होंने शिक्षण कार्य करते रहे। यह एकेडमी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का केंद्र थी। और 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष तक की आयु में इस महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। और प्लेटो जो है, इनकी रचनाएं क्या क्या? इनकी पहली रचनाएं थी द रिपब्लिक। यह प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें आदर्श राज्य और न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा है एपालॉजी। इसमें सुकरात के बचाव भाषण को दर्शाया गया है जब उन पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, और जो युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाकर उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो अगला है तीसरा क्रिटियाज। इस रचना में प्लेटो ने अटलांटिस नामक आदर्श राज्य का वर्णन किए। और अगला है चौथा द स्टेटमैन। इनमें राजनीतिक और राजा के कर्तव्यों पर विचार किए। पांचवा देखें तो प्रोटोगोराज। ठीक है, इसमें नैतिकता और सद्गुणों पर चर्चा की गई है। और छठवां है दी लॉज। यह प्लेटो की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें आदर्श कानूनों, राज्य व्यवस्था का वर्णन है। सातवां है काइटो। ठीक है, सातवां है क्राइटो। इसमें सुकरात और क्राइटो के बीच संवाद है जो न्याय और कर्तव्यों पर केंद्रित है। अगला है प्लेटो के शिक्षण विचार। प्लेटो ने शिक्षा को सबसे जरूरी चीज माना। उन्होंने कहा, शिक्षा सबसे अच्छी चीज है जो अच्छे लोग ही पा सकते हैं। उनके मुताबिक राज्य को मजबूत और अच्छा बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। प्लेटो ने कहा कि अच्छे लोग का निर्माण करने के लिए शिक्षा चाहिए, क्योंकि यही अच्छे गुण सिखाती है। अगला है शिक्षण का अर्थ। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शिक्षण का क्या अर्थ है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। शिक्षा एक नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। ठीक है, और उनके विचार में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो अच्छे गुणों जैसे सदाचार हो गया, सम्मान हो गया, संयम रखना और न्याय को विकसित करती है। ठीक है, और प्लेटो ने शिक्षा को इस तरह परिभाषित किया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कारों को विकसित करना है ताकि वे जीवन में सही और गलत का फर्क समझा सकें और अच्छे कामों की ओर आकर्षित हो सकें। और अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, एक बार देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है राज्य की सुरक्षा और मजबूती। ठीक है, कब होगी? जब अच्छे नागरिक तैयार होंगे तभी तो राज्य की सुरक्षा और मजबूती बढ़ेगी। और दूसरा है अच्छे गुणों का विकास, जैसे
ईमानदारी, साहस और अनुशासन, ठीक है। और तीसरा है समाज में सामंजस्य और शांति बनाए रखना। और चौथा है सत्य, सुंदरता और भलाई के प्रति प्रेम जगाना। पांचवा है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास करना। छठवां है बच्चों को समाज में अच्छे जीवन जीने के लिए तैयार करना। सातवां है सुसंस्कृत और नैतिक लोगों का निर्माण करना। और अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो शिक्षा को इन्होंने प्लेटो ने 3 भागों में बांटा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षा पहला है प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान प्रदान किए, ठीक है। और इसको जो है माध्यमिक शिक्षा में बांटा है दूसरा। तो इस स्तर पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो ने गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिए है। और उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने पाठ्यक्रम में दर्शन, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून एवं आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व दिया है, ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा को 3 भागों में बांटा था। और शिक्षण विधि क्या क्या है इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने बच्चों को सिखाने के लिए संवाद विधि अपनाई, ठीक है, जिसमें सवाल जवाब करके समझाया जाता था। उन्होंने खेल, अनुकरण माने किसी की आप नकल कर रहे हैं तो वह अनुकरण हो जाता है, नकल करके सीखना। और कहानी सुनाना भी सिखाने के तरीके माने, ठीक है। और आगे देखें तो बड़ी कक्षाओं में उन्होंने स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना, ठीक है, खुद से पढ़ना और चिंतन मनन पर जोर दिए। आप चिंतन कीजिए, ठीक, और मनन कीजिए ताकि बच्चों खुद से सच्चाई समझ सके कि सच्चाई क्या है, ठीक है। शिक्षक प्लेटो ने खुद एकेडमी नामक स्कूल चलाकर शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने माना कि शिक्षक को ईमानदारी, मेहनत और लगन से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। और आगे देखें तो अनुशासन जान लेते हैं, ठीक है। प्लेटो ने सख्त अनुशासन के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि छात्र शिक्षक के आदर्शों का पालन करे। अगर छात्र अनुशासन तोड़े तो उन्हें दंडित करना चाहिए। उनका मानना था कि सख्त नियम और अनुशासन से अच्छे गुणों का विकास होता है। प्लेटो ने कहा कि जब तक बच्चे का पूरा शारीरिक विकास न हो जाए तब तक उसे बड़े के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, ठीक है। जब तक वह बड़ा न हो जाए तब तक उनकी देखभाल उनके बड़े लोगों को करना चाहिए। और आगे है विद्यालय, ठीक है। प्लेटो के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए तो देख लेते हैं। प्लेटो ने सड़क पर घूमते हुए पढ़ाने के बजाय एकेडमी नामक का स्कूल बनाया। और वे उसी स्कूल में क्या थे, वे मानते थे कि शिक्षा के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित स्थान होगा तो बच्चे जा करके आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो भटकना होगा, ठीक है। प्लेटो के अनुसार स्कूल का मुख्य काम बच्चों को मिलजुल कर रहना सिखाना और उनमें अच्छे गुणों का विकास करना जिससे वे सफल जीवन जी सके। और आगे देखते हैं रूसो के बारे में, ठीक है। तो रूसो ने क्या क्या कहा है एक बार जीवन परिचय जान लेते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा में हुआ। उनके पिता कारीगर थे और उनकी मां का निधन उनके जन्म के बाद ही हो गया, इसलिए उनकी बुआ ने उनकी देखभाल की। उनके पिता ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। रूसो को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था जिससे उनके विचारों का विकास हुआ। वे स्कूल नहीं जा सके क्योंकि उस समय स्कूल में सख्त अनुशासन था और कठोर सजा दी जाती थी। इसका उसके विचारों पर गहरा असर पड़ा। समाज के बुरे व्यवहार और कठिनाइयों से परेशान होकर रूसो फ्रांस चले गए जहां वे बीमार पड़ गए। इस दौरान उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबें पढ़ी। उन्होंने खुद भी लिखने की कोशिश की। 1750 ईस्वी से लेखन शुरू किए, ठीक है। 1750 ईस्वी से लिखना शुरू कर दिया। और इस महान युग प्रवर्तक, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और आधुनिक लोकतंत्र के जनक रूसो का निधन 1778 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो इनका मृत्यु जो है
78 ईस्वी में हो गया। इन्होंने रचनाएं भी की थी, तो रचनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है एमिल, ठीक है, एमिल की रचना की थी। और दूसरा है सोशल कंट्रैक्ट और दी प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। और चौथा है ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। और आगे देखें तो पांचवा है न्यू हिलोज, ठीक है। और रूसो के शैक्षिक विचार क्या क्या थे, शिक्षा के प्रति क्या विचार थे, तो देख लेते हैं। रूसो ने अपने समय की शिक्षा को गलत और अप्राकृतिक माना। क्यों माना? उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के दिमाग, मन और शरीर को स्वतंत्र रूप से विकसित करे, ठीक है। और वहीं जो है प्लेटो क्या कह रहे थे कि जो है बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, उनको जो है अगर देखभाल करना चाहिए और गलत करे तो दंड भी देना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। रूसो प्राकृतिक विचारक थे। वे 12 साल तक बच्चे को किताबों से पढ़ने के खिलाफ थे, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा का मकसद बच्चे की प्राकृतिक शक्तियों और बढ़ा योग्यता को बढ़ाना होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखें तो आगे है, उन्होंने कहा था कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान के अंदर से आती है और उनकी प्राकृतिक शक्तियों को बाहर लाती है, ठीक है। उसकी प्राकृतिक शक्तियों को बाहर लाती है। और आगे है शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। रूसे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। जीवन में पूर्णता, ठीक है। पहला है जीवन में पूर्णता। रूसो के अनुसार शिक्षा का मकसद बच्चों को जीवन में पूरी तरह सक्षम बनाना। बच्चा जब अपने अनुभवों से खुद सीखता है तभी वह जीवन में सफल होता है, ठीक है। जब बच्चा अपने आप से सीखेगा तो वह जीवन में सफल होगा। और दूसरा क्या है, मानसिक और शारीरिक विकास, ठीक है। रूसो मानता था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के दिमाग और शरीर का विकास करना है। इसके लिए बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी तरह से सीख सके, ठीक है। जब वह स्वतंत्र रहेगा तो वह सीखने में भी रुचि रखेगा, ठीक है। और तीसरा है भौतिक उद्देश्य। रूसो के अनुसार बच्चों को चीजों के बारे में जानना चाहिए, न कि लोगों के बारे में, ठीक है। इससे वह अच्छे बुरे विचारों से दूर रहकर स्वाभाविक रूप से सीखता है। शिक्षक को सिर्फ उसका मार्गदर्शक करना चाहिए। और चौथा है व्यावहारिक शिक्षा की प्राप्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को वस्तुओं को देखकर और अनुभव से सीखने में मदद करता है, ठीक है, मदद करना है, जिससे वे वास्तविक जीवन में उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकें। और आगे देखें तो पांचवा है नैतिकता और मूल्यों का विकास, ठीक है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के अच्छे व्यवहार, नैतिकता और सही गलत की समझ विकसित करना है। और आगे है पाठ्यक्रम। प्लेटो ने शिक्षा को 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। पहला है 1 से 5 वर्ष की शिक्षा, ठीक है। 4 अवस्थाओं में बांटा था, तो पहला है 1 से 5 वर्ष की शिक्षा क्या है। इस अवस्था में बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा दी जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और अनुशासन विकसित हो, ठीक है। जब उनको खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी दोस्तों, तो उनका स्वास्थ्य भी और अनुशासन भी विकसित होगा। और दूसरा है 5 से 12 वर्ष की शिक्षा, ठीक है। जो 5 वर्ष से 12 वर्ष की शिक्षा है, इसमें बच्चों को अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाता है, क्योंकि इसके पहले जो है अनुभव इतना नहीं रहता है, ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चों को। और इसके बाद धीरे-धीरे अनुभव आ जाता है, तो उनको अनुभव के माध्यम से सिखाया जाता है। उन्हें प्राकृतिक वातावरण, खेल-कूद के ज़रिए सिखाने का अवसर दिया जाता है। और तीसरा है 12 से 15 वर्ष की शिक्षा। तो इनमें क्या है कि इस अवस्था में बच्चों को विज्ञान, भाषा, गणित, कला और संगीत की शिक्षा दी जाती है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, ठीक है। और आगे देखें, चौथा है 15 से 20 वर्ष की शिक्षा, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अच्छे मूल्य और सामाजिक व्यवहार सीखें। संगीत और कला को भी शामिल किया गया ताकि वे संतुलित जीवन जी सकें। अगला है शिक्षण विधि।
शिक्षण विधि के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन पर आज का संपूर्ण शिक्षण शास्त्र आधारित है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। सीखने के प्रकार, पहला प्रकार है करके सीखना, ठीक है। विद्यार्थी स्वयं कार्य करके अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। स्वयं करेंगे, स्वयं अपना सीखेंगे। दूसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना, वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कोई घटना हुआ, आप उसको जाइए, आप देखिए, उसको समझिए, निरीक्षण कीजिए, आप उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। और तीसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना, खोजबीन जिज्ञासा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। कोई चीज़ है, आप उसको खोजिए, ठीक है। जिज्ञासा रहेगी तो आप खोजेंगे ही, इसके बाद आप वहाँ पर जो है अन्वेषण द्वारा सीखेंगे। चौथा है स्वानुभव द्वारा सीखना, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूतियों से सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और आगे देखें पांचवा, तो प्रयोग द्वारा सीखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर परीक्षण और प्रयोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और पहला है अनुशासन, रूसो बालक की स्वतंत्रता का समर्थक है और उस पर किसी भी प्रकार का कठोर अनुशासन नहीं चाहता। वह प्राकृतिक परिणामों के आधार पर अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास करता है। और दूसरा है स्वतंत्रता और प्राकृतिक अनुशासन, रूसो के अनुशासन के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किए। कौन कौन से दो सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने और विकसित होने देना चाहिए, ठीक है। बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वह स्वाभाविक रूप से सीखेंगे और विकसित होंगे, ठीक है। और अगला है प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है बालक को अपने कार्यों के स्वाभाविक परिणामों से सीखने देना चाहिए। और तीसरा है शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए? तो रूसो के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में बालक मुख्य केंद्र बिंदु है, जबकि शिक्षा का कार्य केवल अनुकूल वातावरण बनाना है, ठीक है। और शिक्षक को बालक के स्वाभाविक विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो है वह बालक अगर कुछ कर रहा है तो उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है, उसको सीखने देना चाहिए। और चौथा है विद्यालय, ठीक है। तो रूसो के अनुसार विद्यालय कैसे होना चाहिए वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। रूसो के अनुसार विद्यालय एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां बालक को स्वतंत्र वातावरण मिले और वह स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। वह निश्चित पाठ्यक्रम और समय सारणी के विरोधी थे। रूसो ने प्राकृतिक वातावरण को शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त माना है। और आगे है जॉन डेवी के बारे में देख लेते हैं, जो 1859 से 1952 तक रहे हैं, ठीक है। जॉन डेवी प्रागमतवाद, प्रागमतवाद क्या है दोस्तों कि यह एक विचारधारा है, ठीक है, के महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें आधुनिक युग में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थन माना जाता है, ठीक है। अमेरिका में क्या सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। उनका जन्म 1859 में हुआ, ठीक है। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च अंक प्राप्त कर कोलंबिया विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मिनेसोटा, मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। यहीं से उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हुई। डीवी ने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की, जिससे करके सीखने के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके बाद वे कोलंबिया विश्वविद्यालय गए और वहां भी शिक्षा और दर्शन पर कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इसके विचारों को प्रभाव अमेरिका, रूस, तुर्की, चीन आदि देशों में भी देखा गया। और आगे देखें तो 1930 में उन्होंने अवकाश लिया और 1932 में सामाजिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम किए। उन्हें महान दार्शनिक माना गया और उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया। उनके विचारों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किए। डीवी के 6 बच्चे थे और
उन्होंने अपने विचारों को अपने परिवार में भी अपनाया और 1952 में उनका निधन भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उनका निधन 1952 में हुआ था और उनकी जो है प्रमुख पुस्तकें भी हैं। तो पुस्तकें कौन-कौन सी हैं एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पुस्तकों का पहला नाम आता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इनमें जनतांत्रिक शिक्षा की व्याख्या की गई है। और दूसरा है द स्कूल ऑफ सोसाइटी, इसमें स्कूल और समाज के संबंधों पर चर्चा की गई है। तीसरा है स्कूल ऑफ टुमारो, द स्कूल एंड द चाइल्ड, इसमें भविष्य की शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, और जॉन डेवी की प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, देख लेते हैं अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो 1896 में इन्होंने लिखा था इंटरेस्ट एंड एनफर्ट इन एजुकेशन। 1899 में द स्कूल एंड सोसाइटी। 1902 में द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम और 1910 में हाउ वी थिंक्स और 1913 में इंटरेस्ट एंड आर्ट इन एजुकेशन। 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और सातवां है 1920 में रिस्ट्रक्शंस इन फिलॉसफी और आठवां है 1929 में क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी और 1929 में सर्च फॉर ए साइंस ऑफ एजुकेशन। और आगे देखें तो जॉन डेवी का शैक्षिक विचार क्या है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला है शिक्षा का अर्थ। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक निरंतर अनुभव, पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया है। यह केवल स्कूल तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से विकसित करती है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य, बच्चों की शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण विकास करना। ठीक है, और आगे है सामाजिक दक्षता। ठीक है, सोशल एफिशिएंसी विकसित करना ताकि वह समाज में सक्रिय योगदान दे सके। और आगे है लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता और सहयोग की भावना। और आगे है ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चा अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विकसित हो सके। और तीसरा है अनुभव आधारित शिक्षा। डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की प्रक्रिया है। बच्चे के अनुभव हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए शिक्षा को भी उसी के अनुरूप बदलना चाहिए। और आगे देखें तो आगे है चौथा व्यावहारिक प्रायोगिक शिक्षा। डेवी ने सीखते हुए कार्य करना, लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा दी। ठीक है, शिक्षा में व्यावहारिक गतिविधियों और प्रयोगों को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे खुद सीखें और समझें। पांचवा है लोकतांत्रिक शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा में डेवी ने ऐसे विद्यालय का समर्थन किया जहां बच्चों को स्वतंत्रता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई जाए। अगला है स्कूल समाज का लघु रूप होना चाहिए जहां बच्चे लोकतांत्रिक गढ़ से सीखें। और छठवां है नैतिक और सामाजिक शिक्षा। क्या क्या है नैतिक और सामाजिक शिक्षा? तो पहला है शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं है बल्कि नैतिक और सामाजिक विकास भी होना चाहिए। और बच्चों को सामाजिक सहयोग, ठीक है, समाज सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता के मूल्यों को सिखाया जाना चाहिए। और आगे देखें तो आगे है सातवां पॉइंट है समाज और शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और समाज। डेवी के अनुसार व्यक्ति का विकास समाज से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कह रहे हैं डेवी कि व्यक्ति का विकास जो है वह समाज से अलग नहीं हो सकता। और आगे है शिक्षा का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां सभी समानता, स्वतंत्रता और सहयोग के साथ रहें। और आगे देखें तो आगे है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है बच्चे का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और नैतिक विकास करना है ताकि वह समाज में सही ढंग से जीवन यापन कर सके। ठीक है, और आगे है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो बच्चे को स्वयं निर्णय लेने और अपने मूल्यों व आदर्शों का निर्माण करने की क्षमता विकसित करना। और आगे है तीसरा नैतिक मार्गदर्शन। ठीक है, बच्चों को नैतिक रूप से सशक्त और सक्रिय बनाना ताकि वह सही दिशा में
प्रगति कर सके। और चौथा है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास क्या है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बच्चे को सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति और सामूहिकता का विकास करना, ताकि वह समाज में अच्छी तरह से घुल मिल सके। और आगे है शिक्षा का पाठ्यक्रम। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। पाठ्यक्रम बच्चे की रुचियों, क्षमताओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। और आगे देखें तो दूसरा है सामाजिक आधार। ठीक है, सामाजिक आधार क्या है, शिक्षा को समाज, आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार ढालना चाहिए, ताकि बच्चा सामाजिक रूप से सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बन जाए। ठीक है, और जिम्मेदार नागरिक बन भी सके। और डीवी के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, तो क्या सिद्धांत हैं 4 देख लेते हैं। पहला है अनुभव पर आधारित शिक्षा। बच्चे को अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर देना। दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा। बच्चे को क्रियात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना। तीसरा है लोकतांत्रिक शिक्षा। शिक्षा में स्वतंत्रता, सहयोग और सामूहिकता को प्रोत्साहन देना। चौथा है समग्र विकास। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नैतिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देना है। ठीक है, और उपयोगिता क्या है, उपयोगिता भी हम एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक विभिन्न अवस्थाओं में उसकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार हो, उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी शिक्षा मिले। नवीनता क्या है, पाठ्यक्रम नवीन और रोचक होना चाहिए, जो समय समय पर बालक की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाना चाहिए। ठीक है, और अनुभवात्मक ये क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम बालक के वर्तमान अनुभव से जुड़ा हो, जिससे उसे नए अनुभव मिले और पुराने अनुभव का पुनर्मूल्यांकन हो सके। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और जीवन से संबद्धता क्या होनी चाहिए। ठीक है, जीवन से संबद्धता क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को शामिल किया जाए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, जिससे उसे समग्र ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, और आगे देखें तो आगे है अनुशासन। ठीक है, अनुशासन देखेंगे तो पाठ्यक्रम में समाज के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, ताकि बालक सामाजिक विकास कर सके और समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। और आगे है शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि कौन कौन सी है, पारंपरिक विधियों के बजाय बालक को गतिविधियों, प्रयोगों द्वारा, खोज और अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाए। ठीक है, और शिक्षक क्या है, हम शिक्षक के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो शिक्षक दोस्तों, शिक्षक को ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। वह बालक को स्वतंत्रता और सहायता देकर उसकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हों। ठीक है, और विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हुए बालक को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने और समाज के प्रति कर्तव्यों को समझने का अवसर मिलना चाहिए। और आगे है फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल के बारे में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रोबेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 को हुआ। बचपन में मां का निधन हो गया और पिता ने कठोर अनुशासन में पालन पोषण किया। शिक्षा में कठिनाइयों के कारण वे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सके। 15 वर्ष की आयु में वन विभाग में काम करते हुए उन्होंने प्राकृतिक रूप से विकसित की। उन्होंने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए, लेकिन धन की कमी से, ठीक है, पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी उनकी। तो पेस्टलॉजी शिक्षण पद्धति से प्रभावित होकर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कदम रखा। और आगे देखें तो दोस्तों, उन्होंने 1837 में ब्लैकेनबर्ग में स्कूल खोला और 1839 में इसे किंडरगार्टन नाम दिए। ठीक है, स्कूल का नाम क्या दिए, किंडरगार्टन। यह कौन दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। उनकी इस पद्धति ने बाल शिक्षा में नई दिशा दी। उन्होंने एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक लिखी और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए। उनकी शिक्षण पद्धति को व्यापक पहचान मिली, लेकिन तत्कालीन सरकार ने विरोध किया। इसके बावजूद
उनकी पद्धति आज भी अपनाई जाती है और उन्हें आधुनिक बाल शिक्षा का जनक भी माना जाता है। और उनकी रचनाएं भी हैं, तो पहली रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, दूसरा है मदर एंड प्ले सॉन्ग, और तीसरा है एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, चौथा है पेडागोजिस ऑफ किंडरगार्टन। ठीक है, और फ्राबेल की शैक्षिक विचार क्या क्या थे शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। यह केवल परंपरागत अनुभवों को नहीं दोहराती बल्कि व्यक्ति के उच्चतम स्तर पर विकास को अनुभव करने का अवसर देती है। हर बच्चे में पूर्ण विकास की संभावना होती है, जैसे बीच में पूरे वृक्ष का स्वरूप छिपा होता है। शिक्षा का कार्य आत्मबोधन को जागृत करके व्यक्तियों को प्राकृतिक और ईश्वर से जोड़ता है। और आगे देखें तो आगे है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में पहला है पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल शब्द ज्ञान या सामाजिक समायोजन नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और पूर्णता का प्राप्ति करना है। दूसरा है अंतर की अभिव्यक्ति। बालक को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहां वह अपनी आंतरिक क्षमता को स्वतंत्रता से प्रकट कर सके। और तीसरा है सृजनशीलता का विकास। बच्चे में सृजनशीलता और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति। शिक्षा का उद्देश्य सत्य, प्रेम और सदाचार से पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देना है। और आगे देखें तो आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या है, फ्रोबेल ने शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो वो 4 पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। पहला है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। ठीक है, आस्था और ईश्वर के प्रति आस्था विकसित करना। और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान और गणित, तर्क संगत दृष्टिकोण और विकास का ज्ञान देना। और अगला है अनुशासन। अनुशासन क्या है, तो फ्रोबेल के अनुसार अनुशासन से आत्मज्ञान और नैतिकता विकसित होती है। शिक्षक को प्रेम और सहानुभूति से बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहिए, न कि कठोरता से। इसका उद्देश्य बच्चे में अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करना है। अगला है विद्यालय। फ्रोबेल ने अपने विद्यालय को किंडरगार्टन कहा, जिसका मतलब है बच्चों का बगीचा। उन्होंने बच्चों की तुलना पौधों से की और शिक्षक को माली माना, जो अनुभव वातावरण देकर बच्चे के स्वाभाविक विकास में मदद करता है। किंडरगार्टन या विद्यालय को छोटे समाज का रूप माना जाता है, जहां बच्चे मिलजुल कर रहते हुए जीवन जीने और सामाजिक मूल्य सीखते हैं। और किंडरगार्टन क्या है, तो किंडरगार्टन एक बार देख लेते हैं। किंडरगार्टन में खेल और मस्ती के जरिए बच्चों को मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। यहाँ वे खेलते हुए सहयोग करना, सच बोलना, सही काम करना और जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं। साथ ही उन्होंने क्या है कि साथ ही उन्हें सामाजिक नियमों और मूल्यों की समझ भी मिलती है। और आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है, जीवन परिचय देखते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म जो है 1870 में हुआ था, इटली में हुआ। ठीक है, और इटली में हुए दोस्तों, वे इटली की पहली महिला डॉक्टर बनी। उन्होंने मानसिक और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर काम किए और उनके विकास के लिए विशेष शिक्षण पद्धति बनाई। उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 1992 में उनका निधन हो गया। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी का 1992 में निधन हो गया। और शैक्षिक विचार क्या थे, तो देख लेते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा बच्चों के स्वाभाविक विकास में सहायता करती है। इसके लिए स्वतंत्रता और उपयुक्त वातावरण आवश्यक है, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। उनका मानना था कि बच्चे को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, जिससे वे सफल और आत्मनिर्भर बन सकें।
रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है द मॉन्टेसरी मेथड, और दूसरा है द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड, और तीसरा है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, और चौथा है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, और अगला है चाइल्ड ट्रेनिंग। ठीक है। और मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जानते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने विशेष रूप से 3 से 7 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार थे: बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना, बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना, और आगे है बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता समायोजन की क्षमता विकसित करना, और आगे देखें तो बच्चों का नैतिक विकास करना है और बच्चों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। ठीक है। और पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी ने पाठ्यक्रम क्या क्या बताया। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा में गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों को शामिल किया। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रकार के कार्यों का सुझाव दिए। ठीक है। तो कक्षा 1 के लिए उन्होंने छोटी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, रंगों और आकारों में अंतर करना था। और कक्षा 2 के लिए क्या था? हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना, उतारना, सही ढंग से भोजन करना, सफाई करना। ठीक। और आगे देखें तो कक्षा 3 में क्या सिखाया जाता था? कक्षा 3 देखने, चलने और संतुलन बनाने के अभ्यास, अक्षरों की पहचान करना, ड्राइंग बनाना, ये सब कक्षा 3 में सिखाया जाता था। और कक्षा 4 में वस्तुओं को सही जगह पर रखना, विभिन्न गतिविधियों को पहचानना, गणना करना और लेखन अभ्यास करना था। और कक्षा 5 पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति, समय संबंध, शारीरिक स्वच्छता और खेलों के माध्यम से व्याकरण और विज्ञान की जानकारी देना। बाल गृह, और जिसको हम विद्यालय को भी जानते हैं इसी नाम से, बाल गृह के नाम से। ठीक है। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय घर जैसा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे बाल गृह कहा। ठीक है। विद्यालय को बाल गृह कहा। यहाँ खेल का मैदान, बगीचा और शांत वातावरण होता है। बड़े कक्ष में सभी बच्चे एक साथ होते हैं और छोटे कक्ष में विशेष कार्यों के लिए होते हैं। सफाई और व्यवस्था बच्चे खुद करते हैं। यहाँ समय सारणी नहीं होती और बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। और शिक्षक क्या हैं? तो शिक्षक के बारे में हम जान लेते हैं। मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती हैं? मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षक मार्गदर्शक होता है। महिला शिक्षकों को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि उनमें सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है। शिक्षक बच्चे की गतिविधियों पर नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर मदद करता है। विद्यार्थी, मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चा शिक्षा का केंद्र है। उसका मानना है कि बच्चे में विकास की असीम संभावनाएं होती हैं जो स्वाभाविक वातावरण में उभर सकती हैं। बच्चे को उनकी रुचि और इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से सीखने देना चाहिए। और आगे है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति। मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा है। पहला है क्रियात्मक शिक्षा। 3 से 7 वर्ष के बच्चों को रोजमर्रा के काम जैसे हाथ धोना, कपड़े धोना, ठीक है, और सफाई करना आदि सिखाए जाते हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। दूसरा है ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। बच्चे अपनी इंद्रियों से अनुभव करके सीखते हैं। इसके लिए खास सामग्रियों का इस्तेमाल होता है जिससे वे चीज़ों को छूकर, देखकर और महसूस करके समझते हैं। और अगला है तीसरा है भाषा और गणित की शिक्षा। पहले लिखना फिर पढ़ना सिखाया जाता है। बच्चे अक्षरों को छूकर और देखकर सीखते हैं और गणित के लिए भी खास सामग्रियों का उपयोग होता है। ठीक है। तो गणित में देखते हैं दोस्तों, जो खास सामग्री होती है, आपको उसमें कुछ चित्र बनाना हुआ तो गोला प्रकार, चादा, फिट्टे, रूल, ये सब की ज़रूरत होती है। तो यही बताया जा रहा है, मारिया मॉन्टेसरी बता रही हैं। ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट में। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा।
आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा